हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। सुबह से शाम तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। एक बार यूट्यूब पे मैराथन क्लास, एक बार एप्लीकेशन पे क्लास, और फिर देखो इसके बाद आप मैथ्स पढ़ते हो और उसके बाद आपको करनी होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये क्लास करते हो तो इन क्लास का रिवीजन और इन क्लास के फैक्ट्स को याद करना वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से हो सकता है। यूट्यूब पे जो आप क्लास देखते हो, साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें आप क्वेश्चंस बताते हो, वो तो आपका रिवीजन मोड है, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। लेकिन आपको उस रिवीजन को और पक्का करने के लिए सेल्फ स्टडी भी करनी है। और वो कब करनी है? जैसे मान लो आपकी क्लास 9 बजे ख़त्म हो जाती है, तो 9 से 11 या 9 से 10 एक दो घंटे का टाइम अपना सेल्फ स्टडी का भी निकालो। अगर रात के टाइम नहीं निकल रहा है तो सुबह के टाइम निकालो, लेकिन एक दो घंटा खुद के सेल्फ एनालिसिस का टाइम जरूर निकालो। आज जो हमारी क्लास है, कल मैंने आपकी पॉलिटी कंप्लीट करवा दी थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज जो आपकी क्लास है वो हिस्ट्री की है। इससे पहले जो हिस्ट्री की क्लास हुई है, इतिहास की जो क्लास हुई है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पे हुई है। हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को एक तो धरोहर करा दिया है, धरोहर हैं जी, धरोहर। और एक बेसिक बताया था मैंने तुम्हें, बेसिक, ये धरोहर है। और एक सिलेबस मैंने तुम्हें बताया था, ये दो क्लास पहले हो चुकी है, आप देख लेना उनको। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआत से, आदि मानवों से, कि उत्तर प्रदेश में इनका क्या रोल रहा है। देखो, वैसे क्लास लेने को कितनी भी लंबी क्लास ले सकते हैं हम। इतिहास और पॉलिटी जियोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है, कहानी से कहानी निकलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हम उस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो आपके पेपर में सवाल बनेंगे, जो पिछले साल या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उसके आधार पे आपके थ्योरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही है। क्लियर है जी बात? चलो, तो क्लास शुरू करते हैं। तनु तोमर जय हिंद, हिमांशु भारद्वाज जय हिंद। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। चलो जी, क्लास शुरू करते हैं। देखो, एक तो आप लोगों की जियोग्राफी हो चुकी है जी कंप्लीट। एक तो उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है जियोग्राफी। यूपी की भूगोल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी उत्तर प्रदेश की सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय भी कंप्लीट हो चुका है जी। सामान्य परिचय, भूगोल कंप्लीट हो चुकी है। और कल पॉलिटी भी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश की। आज चलेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास क्लास 1। दो तीन क्लास में ही खत्म हो जाएगा, ये तीन चार लग जाएगी शायद, इसमें बड़ा होता है सब्जेक्ट। आज क्लास 1 है। और उसके बाद आएगा कला और संस्कृति उत्तर प्रदेश की, यूपी की कला संस्कृति। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी की करंट अफेयर की सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश से ये सरकारी योजनाओं से संबंधित सवाल जरूर बनते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं। क्लियर है बात? और इतना होने के बाद फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका खत्म। फिर क्या चलेगा एप्लीकेशन पे? फिर मैं चलाऊंगा करंट अफेयर। करंट अफेयर चलाऊंगा, फिर एक साल की करंट अफेयर्स करेंगे हम। ठीक है, एक साल की करंट अफेयर करेंगे। अच्छा, यूट्यूब पे क्या चल रहा है? आप लोगों को एप्लीकेशन से अलग जो यूट्यूब है वहाँ से भी पढ़ाई करनी है, जो हमारी मैराथन क्लास है। क्योंकि एप्लीकेशन पे सारे सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट पहले हम यूट्यूब पे पढ़ाओ फिर एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, तो वो मुश्किल हो जाएगा। जबकि मैराथन आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। उस पर क्या चल रहा है? मैराथन क्लास, मैराथन सीरीज के माध्यम से एक तो टॉपिक वाइज आपकी रीजनिंग चल रही है, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और आपकी यूट्यूब पे मैराथन क्लास में क्या कंप्लीट हो चुकी? एक तो इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी ब्रह्मा सीरीज भी अपलोड कर दी गई है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना पेपर से पहले, इनको तीन तीन बार रट जाना। आपके 4-5 सवाल पॉलिटी के यहीं से मिल जाएंगे। क्लियर बात है? और जियोग्राफी चल रही है। जियोग्राफी में जो फिजिकल जियोग्राफी है वो खत्म हो चुकी है, अभी वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है, वो भी शायद कल खत्म हो जाए। ठीक, फिर इसकी भी ब्रह्मास्त्र आ जाएगी, इसकी भी ब्रह्मास्त्र मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश के ये सारी चीज खत्म हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश यूपी की ब्रह्मास्त्र भी आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगी। तो थ्योरी क्लासेज यहाँ से समझ में आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे लेकर के आऊँगा, और ब्रह्मा सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। ऐसे ही जब सर की हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी थ्योरी हो गई उनकी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे यूट्यूब पे, और ब्रह्मा सीरीज की पीडीएफ दे देंगे तुम लोगों को।
और जियोग्राफी के बाद फिर यूट्यूब पे चलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री से पहले इकोनॉमिक्स कराऊंगा, एक दो सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। फिर इकोनॉमिक्स चलेगी, उसके बाद हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री। ठीक है जी, हिस्ट्री चलेगी मेरी तरफ से। और रीजनिंग खत्म होने के बाद अंकुर सर की मैराथन लगवाएंगे हम साइंस की, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का पेपर है कुछ बच्चों का, तो उससे पहले, पेपर से पहले पहले फिजिक्स की, साइंस की क्लास की मैराथन लगवाएंगे। ठीक। और फिर जो है अंकुर सर तो यहाँ रीजनिंग के टाइम पाएंगे, मेरा ऐसे ही चलता रहेगा सब्जेक्ट। और फिर मैं लेकर के आऊंगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर यानी कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, वो इस सब्जेक्ट में हो जाएगा, स्टैटिक जीके। बाकी सब्जेक्ट वाइज ये आपका, मुझे उम्मीद है कि शायद 5 से 10 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कंप्लीशन। ठीक है, 5 से 10 फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। फिर 10 फरवरी से लेकर के और 18 फरवरी तक, यानी कि एक हफ्ते का ये जो समय होगा, 7 दिन का जो समय होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगी। रिवीजन वाली मैराथन लेकर के आएंगे, इसमें रिवीजन चलेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और रिवीजन भी हो जाएगा। और कितना स्कोर करना है, स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें बताई थी। जीके जीएस में आपको कम से कम 27 से 28 सवाल टारगेट करने मिनिमम। इससे ज़्यादा कर लो और ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुक्के नहीं बचाने, सही सही करने हैं। इसी 27-28 सवाल सही हो जाए, इसीलिए इतना ताम झाम हो रहा है ये, इसीलिए ये ब्रह्मा सीरीज आपकी थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास इसीलिए चल रही है। ऐसे ही आपको रीजनिंग में तो टोटल आपको 200 प्लस का स्कोर कम से कम करना है, तब जाकर के आप थोड़े बहुत सेफ जोन में रहोगे। फाइनल जो मेरिट जाएगी ना फिजिकल विजिकल होने के बाद, वो लगभग समझो 225-30 मान लो, चलो 230 के आसपास रहेगी फाइनल मेरिट। लिख के दे दिया मैंने पहले ही। ठीक है, कट ऑफ इतनी चले जाएगी, लेकिन फिजिकल विजिकल मेडिकल वेडिकल होने के बाद लगभग इतनी कट ऑफ। तो यानी कि इतना स्कोर रखना है आपको, 200 प्लस से स्कोर। इससे कम भी रह सकती है, संभावना है इससे कम भी रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं, इससे कम भी रह सकती है, लेकिन आप लोगों को इतनी की तैयारी करनी है। और ये चक्रव्यूह है तुम्हारा, इसको तोड़ना है, इसका अभिमन्यु बनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, क्योंकि सरकार ने जो है दिल्ली पुलिस एक साथ इसके फिजिकल दे दिया। जो बच्चे दिल्ली पुलिस के फिजिकल में लग रहे होंगे वो तैयारी पे नहीं होंगे यूपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस की तैयारी पे होंगे उनका फिजिकल डोल लेगा। तो अभी आप चक्रव्यूह में फंसे हो, समय भी कम दिया है, तो बस हमें इसी से लड़ना है। क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, समझ में आ गई बात सभी को? आईएन 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 इसका क्या मतलब होता है भाई? तो देखो, क्लास 1 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके की हिस्ट्री। आप सभी जानते हो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको मैंने पहले ही बताया था 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे शुरुआत में जो टाइम पीरियड चलता है उसे हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं जी? पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज। यानी कि स्टोन एज इसलिए बोला गया कि उस टाइम पे जो आदमी होते थे वो किसी भी प्रकार का तत्व यूज नहीं करते थे, उनके सामने बस पत्थर ही पड़े मिलते थे, पत्थरों से ही वो अपने हथियार वगैरह बनाते थे। उससे पहले तो क्या था कि जैसे शेर ने शिकार कर लिया तो उसका जो बचा कुचा रह गया बस उसी को खाते थे। फिर उन्होंने हड्डी देखी कि भाई ये तो हड्डी है, ये तो मजबूत चीज़ है, तो हड्डी वगैरह को जो चोट वगैरह दी हड्डी वगैरह से, तो हड्डी वगैरह से फिर वो यूज करने लगे, हड्डियों से हथियार, हड्डियों से शिकार करने लगे। और फेंकने वाली चीज़, ये जो फेंकने वाली चीज़ है ना, ये किसी और जानवर में नहीं है, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो ऐसे फेंक करके शिकार कर सकता है बहुत दूर से। ठीक, जैसे शेर है, शेर शिकार तभी करेगा जब उसके सामने उसका शिकारी होगा, उसका जो भोजन है वो सामने होगा, अपने दांतों से, अपने नाखूनों से। दूसरे जानवर है वो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर था जो अपने हाथों से, दांतों से करने के बजाय पत्थरों से भी कर सकता था, हड्डियों से हथियार बनाए कर सकता था, और साथ ही साथ ऐसे फेंक के शिकार कर सकता था दूरी से। ठीक, तो वो अकेला इंसान था। तो उस टाइम के जो सबूत मिले हैं कि इंसान उस टाइम भी रहा होगा, वो पत्थरों के सबूत मिले। और ये कहा गया कि जो आदि मानव रहे वो बंदरों की तरह दिखते थे, जैसे बंदर थे ना, बंदर, बंदरों की तरह ही थे। बंदरों से हम लोग डेवलप होते होते आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ठीक, तो हम लोग बंदरों की तरह ही अपना पेड़ पौधों पे, गुफाओं में इस तरीके से घर बना कर रहते थे। और ये हमारी बुद्धि का ही विकास होता रहा टाइम टू टाइम, कि जो जो चीज़ हमने करी वो चीज़ हमने क्या किया, गुफाओं पे चित्र बना करके दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ इस तरीके से लोग रहे होंगे। जबकि दूसरे जानवरों ने कभी चित्र नहीं बनाए, कभी किसी गाय ने चित्र नहीं बनाया अपना कि देखो मैं ऐसा सुंदर दिख रही हूँ, कभी किसी शेर ने चित्र नहीं बनाया कि देखो मैं कितना बलशाली दिख रहा हूँ,
है ना, उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंसान ने देखा कि जो मेरा परिवार है, क्यों ना मैं अपने परिवार को कि उसका चित्र बना दूं, अपने परिवार का चित्र बना दूं, या मैं कैसे शिकार कर रहा हूं उसका चित्र बना दूं। तो कहीं कहीं से रंगीन से पत्ते लाए उठा करके और ऐसे वो केट दिया अपनी उंगलियों से, ऐसे बना दिए चित्र। तो उस टाइम की कलाकृति बहुत तगड़ी थी उनकी। तो आज भी वो देखने को मिलते हैं, इस तरीके के रंग हुए, और उसी से पता चला कि हाँ उस टाइम पे भी लोग रहते होंगे, है ना। हाँ, तो पाषाण काल यानी कि पत्थरों का यूज हुआ, इसीलिए इस काल का, इस टाइम पीरियड का नाम पड़ा है पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब इस पाषाण काल में 3 युग माने जाते हैं। एक होता है सबसे पहले जब पत्थर ही पत्थर थे सिर्फ, उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं इसको, ठीक है, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के टाइम पे हमारे उत्तर प्रदेश का क्या रोल है? ऐसा भारत के इतिहास के हिसाब से और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है? तो इसमें ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में साथ के साथ ही, पूरा पाषाण काल में जो जगह है। एक चीज और, स्क्रीनशॉट मत लिया करो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते हो ना जब चीजों को तो ब्लॉक हो जाते हो। यहाँ एप्लीकेशन का ये फीचर ऐसे है, इसलिए इनको अपनी कॉपी में नोट किया करो। तो पूरा पाषाण काल के हमारे उत्तर प्रदेश में 3 जगह मिलती है, 3 जगह। पहली जगह है जी बेलन नदी घाटी, लिखेंगे बेलन नदी घाटी। ये कब के है? ये पूरा पाषाण काल के हमारे उत्तर प्रदेश में जो जगह मिली है, वहां किस किस प्रकार के सबूत मिले, ये जगह के नाम है। तो बेलन नदी घाटी। दूसरी हो गई है हमारी लोहोदा नाला, दूसरी है जी लोहोदा नाला। और तीसरी है जी चकिया। चकिया ये जगह के नाम है। अब कहोगे जी ये पड़ते कहाँ है, हमें कैसे पता, हमने तो ये नाम ही आज सुने, बेलन नदी घाटी, लोहदा नाला, चकिया। तो जो बेलन नदी घाटी है वो पड़ती है इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। बेलन नदी घाटी ये इलाहाबाद के यहाँ पड़ती है। जो लोहदा नाला है वो सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र। और जो चकिया है वो चंदौली में पड़ता है, चंदौली में। बताओ यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक। तो देखो कैसे याद रखेंगे, बेलन नदी, नदी, नदियों का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। तो यह नदी जो है बेलन की तरह है, जब नदियों का संगम होता है तो बेलन की तरह बन जाती है। तो बेलन नदी इलाहाबाद में है, याद रह जाएगी, बेलन नदी इलाहाबाद में है। अच्छा, लोहोदा नाला, देखो ये सोनभद्र है, सोन, नाले, नाले से क्या मिला? लोहा मिला, सोना मिला। नाले से क्या मिला? नाले से लोहा मिला, सोना मिला। तो लोहोदा नाला कहाँ हो गया? सोनभद्र में हो गया। ऐसे चैफोर चकिया, चैफोर चंदौली, आराम से याद रह जाएगा। ऐसे इस चंदौली में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो आपको याद हो, अगर कौन सा था? चंदप्रभा, जो सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था, चंदप्रभा, ठीक है, वो भी चंदौली में ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप जी के जीएस को याद करने के लिए अगर शब्दों को लिंक करोगे किसी चीज से तो आराम से याद हो जाएगा। और यही लिंक करने के लिए कि ये सारी जी के जीएस आपको याद करवा दूं फैक्ट्स के साथ में, उसके लिए ही मैंने जीएस फाउंडेशन बैच निकाला है, ठीक है। तो बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ेगा? इलाहाबाद में। लोहदा नाला कहाँ पड़ेगा? सोनभद्र में। चकिया कहाँ पड़ेगा? चंदौली में। अब ये 3 जो जगह है पूरा पाषाण काल से संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां से मिले क्या क्या चीज है? तो जैसे बेलन नदी अगर घाटी की बात करूं मैं, बेलन नदी घाटी की, तो बेलन नदी घाटी से जो मिले हैं चीजें, वो मिली है जी, एक तो चर्ट से बने पत्थर, चर्ट पत्थर के हथियार, एक तो मिले हैं चर्ट पत्थर बेलन नदी घाटी से। और क्या मिला है? भेड़ बकरियों की हड्डी मिली है, भेड़ बकरियों की हड्डियां। इसका मतलब यह है कि भेड़ बकरियां या तो ये खाता होगा या ये पालता होगा। हालांकि जो पालने का सबूत है, जानवरों को पालने का सबूत है, वो बाद में मिलता है, वो नव मध्य पाषाण काल के अंत में और नव पाषाण काल की शुरुआत में मिलता है कि पाले गए होंगे। लेकिन तो इसका मतलब जब इस टाइम पे मिली भेड़ बकरियों की हड्डियां यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि वो खाने के लिए मिली होगी, भेड़ बकरियों की हड्डियां, ठीक है। अच्छा, जब इंसानों ने खाना सीखा होगा तो उसने जैसा मांस खाया होगा तो हड्डी वगैरह निकली होगी, वो दांतों से चबी नहीं होगी, तो उसने फेंक दी होगी। अब क्या हुआ, पुरुषों ने तो फेंक दी वो खा करके, लेकिन जब महिलाएं होती थी उसने देखा होगा कि अरे हड्डी है, चलो हड्डी को कुछ किया जाए, दीवार विवार पर रगड़ा होगा, वो कुछ आभूषण से उसने सारी हड्डियां पकड़ी अपने गले में कर ली कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। है उस टाइम की जो बंदरिया होती थी, यानी कि आदि मानवों में जो बंदरिया होती थी, वो दिखाती होगी देखो मैं सुंदर लग रही हूँ। तो ऐसे आभूषण बनने शुरू हो गए, क्या हो गए? आभूषण बनने शुरू हो गए। और लोहदा नाला से अगर मैं बात करूँ, लोहदा नाला से ये समझ में बात आ गई, एक तो चट पत्थर और एक भेड़ बकरियों की हड्डी। लेकिन जो लोहदा नाला है, लोहदा नाले से क्या मिले है? लोहदा नाला,
हाँ, कमेंट करते रहना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है जी। चलो, जो लोहदा नाला है, लोहदा नाला से क्या मिले हैं? लोहदा नाला से मिले हैं जी हड्डियों के हथियार। यहां हड्डियों के हथियार मिले हैं लोहदा नाला से, हड्डियों के हथियार। ठीक है, तो पुरुषों ने तो क्या करा? पुरुषों ने तो हड्डियों के हथियार बना लिए, लेकिन महिलाओं ने क्या करा? हड्डियों के श्रृंगार बना लिए, उनकी माला बना ली, अपने गले में पहन ली कि देखो मैं तो सुंदर दिखाई दे रही हूँ। ऐसे अगर मैं चकिया की बात करूँ, चकिया से क्या मिले हैं, तो चकिया से समझेंगे, चकिया से क्या मिले हैं। चकिया, चकिया से मिले हैं जी आपके देवी की मूर्ति। ऐसी मूर्ति मिली जो देवी की तरह दिखाई देती है, देवी की मूर्ति आदि के सबूत। ये सबूत मिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश से पुरा पाषाण काल से संबंधित। बताओ, क्लियर है बात? ठीक है, समझ आ गई बात? तो पुरा पाषाण काल के 3 हो गए आपके। एक हो गया बेलन नदी घाटी, एक हो गए आपका लोहदा नाला, एक हो गया आपका चकिया। बेलन नदी घाटी से मिले हैं चर्ट पत्थर, ये लिखा है चर्ट पत्थर, चर्ट, और भेड़ बकरियों की हड्डियां। लोहदा नाला से मिले हड्डियों के हथियार, और चकिया से मिले हैं देवी की मूर्ति आदि के सबूत। ये है पुरा पाषाण काल से संबंधित। पुरा पाषाण काल को हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, प्री पैलियोलिथिक एज, प्री प्री पैलियोलिथिक एज। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला जो है हमारा टॉपिक, पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। मीसो का मतलब ही मध्य होता है। अब मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें मिली है? पहले तो हम जगह के नाम देखेंगे, मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी जगह रही। तो मध्य पाषाण काल में पहला नाम लिखो सराय नाहर, सराय नाहर। दूसरा है दमदमा, दमदमा। तीसरा जो है, तीसरा है महदहा, महदहा। ये तीनों के तीनों जो पड़ते हैं, ये तीनों के तीनों पड़ते हैं जी आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ते हैं तीनों के तीनों? प्रतापगढ़ में, सराय नाहर, दमदमा और महदहा। इसके अलावा और भी है, जैसे चौथी जगह है मध्य पाषाण काल से रिलेटेड सुहागी घाट, सुहागी घाट। सुहागी घाट पड़ता है आपका मिर्जापुर में, सुहागी घाट कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में पड़ता है। फिर है जी चौपानी मांडो, चौपानी मांडो और लेखिया, लेखिया, चौपानी मांडो, लेखिया। ये दोनों के दोनों पड़ते हैं आपके इलाहाबाद यानी कि वर्तमान के प्रयागराज में। क्लियर है बात? तो कैसे याद करें? एक तो सराय नाहर, एक दमदमा, एक महदहा। ये दोनों कहां पड़ रहे? तीनों कहां पड़ रहे हैं? प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये तीनों प्रतापगढ़ में। सुहागी घाट कहां पड़ रहा है? मिर्जापुर में। चौपानी मांडो और लेखिया प्रयागराज में। प्रयागराज में बेलन नदी घाटी भी है, लेकिन वो जो है पुरा पाषाण काल से संबंधित है और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो सराय नाहर, ये प्रताप, प्रताप जो है नहर में चला गया, नहर में चला गया, और नहर में नहाने के लिए जब ये गया सराय नाहर में, नहर में चला गया तो उसका दम घुट गया, और दम घुट गया तो वहीं मर गया बेचारा महदहा। प्रताप, प्रताप जो है नहर में चला गया, दम घुट गया और वहीं मर गया। ठीक है, अब वहीं मर गया ये जो प्रताप चला गया वहां पे, तो प्रतापगढ़ के नाम याद हो गए। अब मिर्जापुर में क्या था? मिर्जापुर में सुहागी घाट पे उसके क्या कर दिया, उसको जो है जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो इसको क्या बोलते हैं सिर करवाने को? मांड, वो करवाना, चौपानी मांड है ना, मांड और लेख, या फिर उसके लेख लिख दिए गए कि ये तो मर गया प्रयागराज में जाकर के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक करके चीज़ों को याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से। तो देखेंगे सराय नाहर से जो मिले हैं, सराय नाहर से वो मिले हैं जी स्थानीय स्थायी निवास के सबूत, स्थायी निवास के सबूत मिले हैं, स्थायी निवास के सबूत सराय नाहर से।
तो सैफ और सराय, सैफ और स्थायी निवास, यानी कि यहाँ इंसान एक प्रकार से स्थायी निवास करने लग गया था। पहले क्या था, जंगलों में दर दर भटकता था, अब क्या था कि दर दर भटकने के बाद अपने ही घर में आता था, तो घर बनने शुरू हो गए, गुफाएं बने, घर वैसे घर नहीं, गुफाओं में गुफाएं बनने शुरू हो गए, कि स्थानीय निवास बने। ठीक है, अगर मैं दमदमा की बात करूँ और महदा की बात करूँ, तो मैंने तुम्हें बताया था जो हड्डियों से हथियार बने थे पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में यहाँ श्रृंगार उपकरण भी बनने लगे उन्हीं हड्डियों से। तो श्रृंगार उपकरण के सबूत मिले हैं दमदमा से और महदा से, ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, सारे के सारे उत्तर प्रदेश में ही है, तो श्रृंगार उपकरण मिले हैं। फिर अगर मैं बात करूं सुहागी घाट, तो सुहागी घाट में चित्र मिले हैं जी, चित्र। सुहागी घाट में क्या मिले हैं, चित्र, मध्यकालीन चित्र मिले हैं, मध्यकालीन चित्र सुहागी घाट में, मध्यकालीन चित्र। जीके जीएस ये होती है कि आप बहुत सारी चीज भूल जाते हो, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे और उनको लिंक करोगे चीजों के, तो पेपर में जब जाओगे तो पेपर में ये सारे नाम देखते ही आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये बताया था। ठीक है, दमदमा और महदहा, देखो नहर में जब गया वो दमदम, उसका दम घुट गया तो वो मर गया, तो क्या होना था, जो उसकी पत्नी थी वो श्रृंगार थोड़ी करती। तो ध्यान रखना, दमदमा और महदहा में श्रृंगार उपकरण के सबूत मिले हैं। सुहागी घाट में मध्यकालीन चित्र मिले हैं। चौपानी मांडो, और अगर मैं लेख्य की बात करूं तो चौपानी मांडो में मिले हैं जी मिट्टी के बर्तन के सबूत, मिट्टी के बर्तन के सबूत। तो यहां क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं चौपानी मांडो। कैसे याद रखोगे, मांडो, मांडो मतलब मिट्टी से याद रख लो, है ना, मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मांडो मिट्टी, है ना, चौपानी मिट्टी के बर्तन के सबूत कहां से मिले हैं, चौपानी मांडो से मिले हैं। और अगर मैं लेखिया की बात करूं तो लेखिया से मिले हैं जी नरकंकाल। अब जब वो मर गया था उसका लेख लिखा गया, तो यहां से मिले हैं नरकंकाल के सबूत। ऐसे एक कहानी से आपको देखो सारी चीज याद हो गई। जब वो मर गया था उसका लेख जो लिखा गया, जहां लिखा गया वहां उसका कंकाल बन गया, नरकंकाल के सबूत मिले हैं लेखिया से, हमारे उत्तर प्रदेश से। बोलो क्लियर है बात, ठीक है जी। ये हो गया मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल तीसरा, नवपाषाण काल को हम लोग न्यूलिथिक एज भी बोलते हैं। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। अब ये वो काल था जिसमें इंसान थोड़ा सा सभ्य हो गया। इसमें क्या क्या हुआ कि इंसानों ने आग की खोज कर ली, इंसानों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी, पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए के आधार पर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगा। तो ये नवपाषाण काल हुआ, लेकिन अभी भी ये पत्थर का ही काल था, अभी भी इसमें कोई धातु नहीं खोजी गई थी, अभी भी काम पत्थरों से ही हो रहे थे। जो पहिए बनाए गए वो पहिए भी या तो लकड़ी के थे या फिर वो पत्थर के ही थे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से रिलेटेड जो जगह मिलती है वो कौन कौन सी जगह है, इनका नाम लिखेंगे पहले। कोल्डी हवा, कोल्ड हवा यानी कि ठंडी ठंडी हवा, कोल्डी हवा एक तो ये है जो नवपाषाण काल से संबंधित है, कौन सी होगी, कोल्डी हवा। ठीक है जी। इसके अलावा पंचहो, पंचहो और महगढ़ा, कोल्डी हवा, पंचहो और महगढ़ा, ये तीनों स्थल हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कहां पड़ते हैं तीनों के तीनों, ये इलाहाबाद में पड़ते हैं जी, वर्तमान के प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के इलाहाबाद में हो गया बेलन घाटी। ठीक, और मध्य पाषाण काल में अगर मैं बात करूं, मध्य पाषाण काल में अभी बताया मैंने तुम्हें, इलाहाबाद में कौन से हो गए, चौपानी मांडो जहां मिट्टी के बर्तन के सबूत मिले हैं, और लेखिया जहां नरकंकाल के सबूत मिले हैं। और नवपाषाण काल में इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोल्डी हवा, पंचहो और महगढ़ा। ठीक है, ये मिले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से है, एक है लुहरा देव, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, लुहरा देव, लुहरा देव। ये कहाँ है, ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर। तो यहां से है लुहरा देव। ठीक है, कैसे याद करेंगे, इलाहाबाद में देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा। अब तो 5 लोग गढ़ बना के चले गए, कहाँ चले गए, संत बनने के लिए चले गए। तो ऐसे याद करेंगे, इलाहाबाद में क्या थी, नवपाषाण काल में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोल्डी हवा। तो 5 लोग जो है गढ़ बना करके, अपना ग्रुप बना करके अपना कहाँ चले गए, संत कबीर नगर में चले गए और देव बन गए वहां पे जाके। तो ऐसे याद करने के तरीके होते हैं, देव बन गए वहां पे। क्या क्या चीज यहां से मिली है,
तो यहाँ मैंने तुम्हें बताया कि नवपाषाण काल में कृषि की खोज हो गई थी। तो कृषि की खोज हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पे धान की जो फसल है, धान के सबूत मिले हैं, धान के सबूत, ठीक है, धान के सबूत मिले हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा से, पंचोह से, महगढ़ा से। और लोहरा देव से क्या मिले हैं? लोहरा देव से सबूत मिले हैं जी पशुपालन के, यानी कि पशुबाड़ा मिला है, एक पशुबाड़ा, ये सबूत मिले हैं। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्थल जो हमारे उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद जो काल आया, इसके बाद जो टाइम पीरियड आया है वो आया है कि यहाँ इंसानों ने पहली बार धातु की खोज कर ली और वे थे ताम्रपाषाण। सबसे पहले धातु कौन सी थी जो खोज की गई थी? तांबा। ताम्रपाषाण काल आता है, ठीक है। तो इसमें और भी सभ्य हो जाते हैं और धातु का यूज करना इंसान शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ये कौन सा काल हो गया जी? ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबा यूज किया गया था। फिर उसके बाद आता है कांस्य वाला युग, कांस्य युगीन युग। और कांस्य युगीन युग जो है वो माना जाता है किससे? हड़प्पा सभ्यता से। अब यहाँ पहली ये भारत की देखी जाती है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बसी थी। अब जब भी इंसान लोग आए वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे। आज भी देखा जाता है, आज भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नदियां है और वे नदियां स्वच्छ पानी है, सदा नीरा नदी है और ज़मीन भी उपजाऊ है। ज़मीन उपजाऊ है तो इसी वजह से फसल भी अच्छी होती है, खान पान भी अच्छा होता है। तो उत्तर भारत में नदियों की वजह से ही आबादी ज़्यादा है। यही कारण था कि उस समय भी सिंधु नदी के आसपास आबादी ज़्यादा रही। और इसका जो विस्तार देखा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ तक देखा जाता है, जैसे मान लो ये सिंधु नदी है इधर और इसके चारों तरफ अगर ये सभ्यता बसी है तो हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसको हम पूर्वी क्षेत्र भी बोलते हैं इसका, वो मेरठ के आलमगीरपुर तक, मेरठ के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार देखा जाता है, मेरठ के आलमगीरपुर तक। और मेरठ के अलावा, मेरठ के आलमगीरपुर तक, इसके मेरठ के अलावा सहारनपुर में एक जगह पड़ती है हुलास, सहारनपुर, सहारनपुर में हुलास तक विस्तार, ये ध्यान रखनी है। तो मेरठ में आलमगीरपुर तक और सहारनपुर में हुलास तक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या देखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज कब हुई? जब पुरातत्व विभाग बनाया गया इतिहास में, पुरातत्व विभाग, तो उसमें एक व्यक्ति हुए दयाराम साहनी, ठीक है। पुरातत्व विभाग के वो कौन रहे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बना था। और इसके जो पहले पुरातत्व विभाग के आर्किटेक्चर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस टाइम पाकिस्तान में रेल बन रही थी और रेल के लिए जब मजदूर लोग ईंट लेकर के आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि ईंट आ कहाँ से रही है? तो तब देखा कि ये तो मिट्टी के अंदर से निकल रही है ईंट, तो इसको खोदते चले गए, तब इसकी पता चली। तो सबसे पहले 1921 में, 1921 में कौन थे जी? दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने क्या करी थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज। और एक रखालदास बैनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, 1922 में रखालदास बैनर्जी, आर डी बैनर्जी भी कह सकते हो, आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज, आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जिसमें मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है एक स्नानागार, वृहत स्नानागार है, एक अन्नागार भी है जहां अन्न इकट्ठा होता था, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है। तो भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन से स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं बिलोंग करते या जो किसी राज्य में पड़ते हैं, ऐसे पूछ ले जा। तो कुछ कुछ सभ्यता है, जैसे यही इतिहास में आप लोगों को यूट्यूब पे जब मैराथन क्लास चलेगी भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाऊंगा तो पूछ ले जा कि इनमें से कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, जैसे कोल्लोथल हो गया, जैसे काजीरंगा हो गया, ठीक है, जैसे राखीगढ़ी हो गया,
इस प्रकार के ये स्थल आपको याद करने जो आपको भारत के इतिहास में मैं याद कराऊंगा। ये गुजरात में है, ठीक। आलमगीरपुर हो गया, तो कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आलमगीरपुर है जी, आलमगीरपुर, ठीक है। ये बाकी राखी गढ़ी हरियाणा में है, कोई गुजरात में है, एक राजस्थान में है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो। अब ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, नगर के रूप में लोग रहते थे, नगर बना करके, एक नगरीय सभ्यता थी। और इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन इनका जो इतिहास है वो इस तरीके से लिखा गया कि वो उसे हम पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि को डिकोड नहीं कर पाए। कांस्य युगीन सभ्यता, उसकी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। और जो यहाँ सड़कें वगैरह बनी हुई थी वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, सड़कें समकोण पर काटती थी, नगर के रूप में बसा रखी थी बिल्कुल, सड़कें समकोण पर काटती थी, ठीक है जी। घरों के जो द्वार होते थे वो मुख्य सड़क पर ना होकर के पिछली तरफ खुलते थे, घरों के द्वार मुख्य सड़क पर ना होकर, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है, घरों के द्वार, ठीक। पानी की प्रॉपर व्यवस्था थी, सबसे पहली बार जो पानी निकालने की जो सेवरेज होता है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था थी, पानी निकालने की प्रॉपर व्यवस्था थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुछ बात है। इसके अलावा आलमगीरपुर में अगर मैं बात करूं, आलमगीरपुर में किसके सबूत मिले हैं मेरठ में, तो आलमगीरपुर में सबूत मिले हैं कपास की खेती के, आलमगीरपुर में कपास की खेती के सबूत मिले हैं, कपास की खेती के सबूत। यहां तक बताओ, बात क्लियर है, ये पॉइंट नोट कर लेना, आलमगीरपुर में कपास की खेती के सबूत मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थल है जो ढूंढे गए, बाद में ढूंढे गए हैं। वो कौन कौन से स्थल है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड और भी नए स्थल ढूंढे गए हैं, इनको नोट कर लेना, अभी हाल फिलहाल में ढूंढे गए हैं ये उत्तर प्रदेश के नए स्थल। तो एक तो हमारे बागपत का भी है, देखो कौन कौन से स्थल है ये। जो पहला स्थल है उसका नाम है, ये बुलंदशहर में ढूंढा गया है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में इसका नाम है जी मालपुरा, मालपुरा में नए स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। दूसरा है कैराना में मिला है, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में पड़ता है कैराना, और गांव का नाम है, कैराना क्षेत्र में गांव का नाम है जी मांडी, मांडी, मांडी में मिले हैं। और तीसरा बागपत, बागपत में एक गांव पड़ता है सिनोली, सिनोली, यहां से 3 नरकंकाल मिले, यहाँ खुदाई हुई तो सिनोली में भी जो है हड़प्पा सभ्यता के नए स्थल मिले हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के नए स्थल, ठीक है। तो यहाँ नरकंकाल वगैरह मिले हैं। तो ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है। कोई कमेंट, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता चली वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसको वैदिक टाइम पीरियड भी बोलते हैं, वैदिक, वैदिक टाइम पीरियड। अच्छा, कब से कब तक चलती है वैदिक सभ्यता, जो चलती है आपकी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 600 बीसी तक चलती है, ठीक है। इसको एक ग्रामीण सभ्यता भी बोलते हैं। और इसका असर इतना है कि आज भी लोग गांव में बसना पसंद करते हैं, ग्रामीण सभ्यता। आज़ादी के बाद भी लोग गांव में बसना पसंद, अब तो धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा है, धीरे धीरे शहर की तरफ जा रहे हैं लोग, लेकिन उसका असर ये था कि आज भी संस्कृति, आज भी वैदिक सभ्यता की संस्कृति आपको गांव में देखने को मिलती है। तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी तो यज्ञ वगैरह ये करते थे, यज्ञ, यज्ञ वगैरह इनका पूजा पाठ करने का। उस टाइम मंदिर नहीं होते थे, मंदिर तो बाद में जाकर के बने हैं, गुप्तों ने बनवाए हैं, ठीक। ये यज्ञ के माध्यम से करते थे, यज्ञ, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, हवन करना,
हवन करना, ठीक है। और जो इनकी वैदिक सभ्यता थी उसमें एक होता था राजा। राजा राजा के बाद गांव में चलते थे, उसे विस्पति भी बोलते थे, विस्पति। और इस तरीके से सबसे प्रशासन करने की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी एक परिवार के मुखिया की। परिवार के सभी लोग कमा रहे हैं, उसका मुखिया इकट्ठा कर रहा है सारी चीज, मुखिया ध्यान रख रहा है। फिर मुखिया के बाद गांव बस गया, ऐसे सारे परिवार को मिला करके गांव, फिर गांव का हो गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से व्यवस्था चलती थी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु यूज हुई थी, कांसा, कांसा यूज हुई थी, ब्रोंज, ब्रोंज जिसको बोलते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता को हम लोहयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। लोहयुगीन यानी कि यहाँ लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इनका जो पवित्र, सबसे पवित्र जानवर था, पवित्र जानवर, पवित्र जानवर वो क्या था, वो था गाय, ठीक है, गाय। और सबसे ज्यादा यूज करने वाला जानवर, उपयोगी जानवर, वो था घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर बैठकर ये सारे युद्ध लड़ते थे, रथ चलते थे, ठीक है। ये मोटरसाइकिल थी उनकी उस टाइम पे, घोड़ा। वैदिक सभ्यता, समझ आ गई बात। अब जो वैदिक सभ्यता है इसको भी दो पीरियड में बांटा गया। एक तो 1000 से 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच, यानी कि 500 साल तक, 1000 बीसी तक, उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। इसको बोलते थे अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज। 1000 से लेकर के 600 बीसी तक ये था उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक, ठीक है, लेटर वैदिक। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, कृषि पर ज्यादा डिपेंड रहते थे, ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। पशुओं का भी व्यापार करते थे, घोड़ों को लेना, बेचना, खरीदना, ठीक, ये भी व्यापार करते थे। गायों को दान में देते थे, कन्यादान जब होता था, लड़कियों के लिए शादी होती थी तो स्वयंवर रचे जाते थे, उसमें गायें भी दान दी जाती थी कन्यादान के तौर पे, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में हमारे उत्तर प्रदेश में दो घटनाएं मानी जाती है कि एक तो रामायण लिखी गई जिसके अनुसार बताया गया कि अयोध्या में राम, श्री राम पैदा हुए थे, और एक महाभारत जो कि श्री कृष्ण से संबंधित है। किसने लिखे ये रामायण? रामायण लिखी है जी वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने। अब इनके नाम के ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है अयोध्या में, वाल्मीकि ने लिखी रामायण। अच्छा, रामायण के अन्य नाम भी रहे क्या? तो बिल्कुल, रामायण के अन्य नाम भी रहे हैं। इसको बोलते थे चतुविंशति संहिता, इसका जो अन्य नाम है वो है चतुविंशति संहिता। चतुविंशति संहिता मतलब इसलिए क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक थे, 24,000 श्लोक। पहले जो चीजें लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, और संस्कृत भाषा को जल्दी से पढ़ने के लिए श्लोक में लिखते थे, श्लोक में, ठीक है। तो इसमें 24,000 श्लोक थे। इसका दूसरा नाम आदि काव्य भी है, आदि काव्य, आदि काव्य भी इसको बोलते हैं, सबसे प्राचीन काव्य, ठीक। दूसरा है जी महाभारत। ये किसने लिखा था? ये लिखा था जी वेद व्यास ने, वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखा, वेद व्यास ने लिखा। क्या इसका भी अन्य नाम है क्या? बिल्कुल, इसका भी अन्य नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी जय संहिता। एक तो जय संहिता बोलते हैं इसको, जय संहिता, और एक और नाम है इसका, वो है सत सहस्त्र संहिता, सत सहस्त्र संहिता, सत सहस्त्र संहिता। और सत सहस्त्र संहिता इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, ठीक है। और ये सबसे बड़े दो महाकाव्य, इनको महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों के दोनों हैं महाकाव्य जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, ठीक है। बात आई ध्यान यहाँ पे। तो यही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पहली बार इतिहास लिखा गया और उसकी लिखावट समझ में भी आई।
जिस लिपि में लिखा गया वो लिपि समझ में आई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक भी समझ में नहीं आई। तो ये वो इतिहास था, यहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ जो इतिहास वो लिखा गया, जो वेद वगैरह लिखे गए, जो पुराण लिखे गए, वो सबसे पहले ग्रंथ थे। तो इसी टाइम पीरियड में क्या क्या बने? वेद। कितने वेद थे टोटल? 4। ठीक है। पुराण वगैरह लिखे गए, पुराण। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। वेद, वेद कौन कौन से है? ध्यान दो, वेद कौन कौन से है? वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है। दूसरा अथर्ववेद। तीसरा सामवेद। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और चौथा यजुर्वेद। यजुर्वेद, इनके बारे में गहराई से हम लोग पढ़ेंगे कि इनके पढ़ने वाले उनको क्या बोलते हैं, वो उसमें पढ़ेंगे जब भारत की इतिहास पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। अब वैदिक सभ्यता के बाद बनते हैं महाजनपद। तो बाकी आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। अब जो अगली क्लास होगी तुम्हारी वो यहाँ से शुरू होगी, वैदिक सभ्यता के बाद से क्या क्या क्वेश्चन इसमें उत्तर यूपी जीके से रिलेटेड बन सकते हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश जीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ वही फैक्ट्स मैं लिख रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को, लेकिन वो हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश इतिहास से रिलेटेड इनका रिवीजन कर लेना एक बार। कल हम लोग महाजनपद और फिर उसके आगे के वंशज को हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद सभी का।